वेलकम टू फिजिक्स क्लास। और स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो एक टॉपिक इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, शायद आपको याद होगा तो बताया था मैंने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एक बार वो भी क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज, जिसको हम वी से भी डिनोट करते हैं। ओके बेटा। So V is defined as electric potential is defined as it is the properties of the particular place, how much the strength of that particular place। ठीक है ना। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, इससे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर मैं आपसे पोटेंशियल पूछूं कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, ठीक है ना, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ये साधारण तरीके से नहीं निकल सकता। इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक कोई टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से खींच के लाइए और इस पोजीशन पे रखिए यूनिट चार्ज। अगर एक कोई यूनिट चार्ज मतलब कि 1 कूलम या 1 माइक्रो कूलम या 1 मिली कूलम, एक यूनिट चार्ज आप इनफाइनाइट से खींच के लाइए और यहाँ पे रखिए। आपने जितना वर्क डन किया वही इस स्थान का पोटेंशियल माना जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यही फार्मूला होता है कि ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू particular position in electric field, how much work done you have to be do, this will be the electric potential। so electric potential equal to W by Q or W by Q test charge। ठीक है ना। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आप चेक कर सकते हो इट इज द W by Q। so इट इज द स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, तो सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो पोजीशन हम ले लें, पोजीशन P1 एंड पोजीशन P2, अब P2 से P1 पर अगर हम जाएं तो पोटेंशियल क्या होगा? तो उस वक्त पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि P2 पर हमने मान लिया पोटेंशियल V2 था, P1 पर पोटेंशियल V1 था। तो क्योंकि आप अगर P2 से P1 पर जा रहे हो, P2 पोजीशन से P1 पोजीशन पर जा रहे हो, यानी कि V2 पोटेंशियल से V1 पोटेंशियल पर जा रहे हो, तो अब आप पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि डेल्टा V, ठीक है ना बेटा। डेल्टा V की अगर हम बात करें तो इसका भी फार्मूला वही होगा W by Q। अगर एक चार्ज Q यहां से यहां पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो W by Q, जबकि W कहां से कहां पर आप जा रहे हो, 2 से 1 पर जा रहे हो। कहां से कहां? 2 से 1 पे। ठीक है ना। अब 2 का पोटेंशियल क्या है और 1 का पोटेंशियल क्या है? 2 का पोटेंशियल है V2 और 1 का पोटेंशियल है V1। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो। अब डेल्टा V, यहां से आप वर्क डन निकाल सकते हो ऐसे, वर्क डन टू शिफ्ट द पोजीशन P2 टू P1, दैट मीन पोटेंशियल V2 टू V1। तो हाउ मच वर्क डन वी हैव टू बी डू? तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो हम कहां से कहां पर जा रहे हैं, 2 से 1 पर। ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कौन कितना चार्ज आप शिफ्ट कर रहे हैं, Q चार्ज, Q इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, पहले हम उसकी बात करते हैं। ठीक है ना। यस सर। डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान समझो, आप 2 से 1 पर जा रहे हैं, मतलब कि जहां पर जा रहे हैं V1 माइनस V2। ठीक है ना, V1 माइनस। यस सर। सपोज करो कि V1 हाई पोटेंशियल होगा, V2 लो पोटेंशियल होगा। ठीक है ना। तो V1 हाई पोटेंशियल होगा, V2 लो पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि जितना आप सोर्स के पास जाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जितना आप सोर्स के पास जाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो V1 माइनस V2 इंटू Q, ये होगा वर्क डन का फार्मूला। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे तो वो होता है फाइनल पोटेंशियल। देखिए ये फाइनल है V1, क्योंकि आप 1 पर गए थे, ये इनिशियल है। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है ना। इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज करेंगे तो आपको वर्क डन भी मिल जाएगा। ये हो गई बात पोटेंशियल डिफरेंस की, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। पोटेंशियल क्या होता है, W by Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज द कॉल्ड पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इसको भी हम समझ सकते हैं। अब आप अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जा रहे हो, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल कहां पर था,
ध्यान दो, P2 यानी कि V2 लो पोटेंशियल, क्योंकि ये चार्ज से दूर है, ठीक है ना, तो लो है और ये हाई है, तो अगर अधिक में से कम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस में बस इतना ही समझ लो तब भी काफी है। हाँ बोलो बेटा आर्यन। ये सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना सर, ये जो मूव कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है ना? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सुनो, अगर कोई चार्ज है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, मैंने आपको बताया था कि व्हेन चार्ज एट रेस्ट, चार्ज अगर रुका है तो अपने चारों तरफ वो फील्ड बनाएगा, और अगर चार्ज मूव करेगा, यूनिफॉर्मली मूव करेगा यानी ड्रिफ्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा, और यदि चार्ज एक्सिलरेट कर गया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने फील्ड बनाया, एक चार्ज इसने अपना फील्ड बना रखा है। अब इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज लेकर के आओगे तो ये उसको रिपल्सन फोर्स लगाएगा, फिर रिपेल करेगा, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके वर्क डन करना पड़ेगा, तभी आप चार्ज को अंदर ले आ पाओगे, ठीक है। तो जितना आपने वर्क करना पड़ेगा वही उस स्थान का पोटेंशियल होगा जिस स्थान पर आप उस चार्ज को लेकर के आ रहे हो। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, जितना आपने वर्क करना पड़ेगा चार्ज, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक। ये कब होगा, जब आप इनफाइनाइट से चार्ज को लेकर के आओ, मतलब आउट ऑफ रेंज से चार्ज को लेकर आओ तब। लेकिन अगर आप फील्ड में रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जाओ, तो उस वक्त पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला डेल्टा V हो जाएगा। आप कहां से कहां जा रहे हो, 2 से 1 पर जा रहे हो तो हो जाएगा V1 माइनस V2। हाँ अगर आप 1 से 2 पर जाते हैं तो V2 माइनस V1 हो जाता। इस प्रकार से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद किसी दो पोजीशन के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल इनफाइनाइट और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को अभी आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम चलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम इसको इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया है, यूके ले लिया। तो पोटेंशियल को ध्यान रखिएगा, फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर पोटेंशियल को सम करना है तो आप सिंपल एल्जेब्राइक सम करेंगे, मतलब 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट इक्वल टू 5 वोल्ट, कोई वेक्टर का लॉ नहीं लगेगा यहाँ पर, पहली बात। दूसरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, VOLT वोल्ट, ठीक। अब आपके कैलकुलेशन में मिली वोल्ट भी हो सकता है, मतलब 10⁻³ वोल्ट, माइक्रो वोल्ट भी हो सकता है, 10⁻6 को माइक्रो कहते हैं, 10⁻³ को मिली कहते हैं, किलो 10⁻+3 को किलो कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही मेगा और गीगा भी होता है, मेगा मतलब +6, गीगा मतलब +9, ओके। तो ये हो गई बात पोटेंशियल की। पोटेंशियल का फार्मूला W/Q, W/Q, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, बस इतना ही आपको जानना था। अब चलते हैं करंट की हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो वो इसी से फार्मूला से आएगा। वास्तव में हीट होती क्या है, ठीक है ना। तो हीट इज द टाइप्स ऑफ एनर्जी, हीट इज द टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी बाय वर्क डन। तो वर्क डन से आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वर्क डन से आप हीट या एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, ओके। और अगर हम ऊपर और नीचे T का मल्टीप्लाई और T से डिवाइड कर दें, T मतलब टाइम, तो Q/T कौन हो जाएगा, तो हीट का फार्मूला हो जाएगा V, अब Q/T होता है बेटा I, करेंट, Q/T होता है I, करेंट इंटू टाइम, तो VIT, ये हो गई एनर्जी की फार्मूला, इसकी हो गई बात एनर्जी का। वर्क डन भी बोल सकते हो या फिर इसको एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो एनर्जी का फार्मूला होता है VIT। अब ओम्स लॉ से तो हमें पता है फार्मूला क्या, V इक्वल टू IR। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो क्या आ जाएगा, तो V की जगह पर हो गया I, एक I ये मिलकर के I²RT, ठीक है। ये एक फार्मूला हीट का होता है, क्योंकि हीट भी एक प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक है ना। और वर्क डन से सबकी यूनिट जूल ही होगी, हीट हो, वर्क डन हो, एनर्जी हो, सबका फार्मूला जूल ही होगा, सबकी यूनिट जूल ही होगी। तो हीट का ये फार्मूला I²RT, ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसी को कहते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो
हीट का फार्मूला हो जाएगा I² RT। अच्छा, एक फार्मूला यहाँ पर और बन सकता है, अगर हम इंटीग्रेट करें ओम्स लॉ से, तो I की जगह पर हम V/R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप V/R लिखें तो एक फार्मूला एनर्जी का और आ जाता है, या हीट का, ठीक है, V²/R² इंटू RT। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, I की जगह पर V/R रखने पर V²/R इंटू T। तो यहाँ से एक फार्मूला और आ गया, क्या आ गया भाई, हीट का फार्मूला ध्यान दीजिए। तो हीट का फार्मूला आ गया V²/R इंटू T। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये भी है VIT, और एक फार्मूला ये भी है I²RT। ये तीन फार्मूले हीट के बोले, या एनर्जी के बोले, या वर्क डन के बोले, ठीक है ना, तीनों में ये तीन फार्मूले हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा है कि सर इन तीनों फार्मूले में, जैसे ये फार्मूला नंबर 1 की बात करें तो इसमें हीट R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और फार्मूला नंबर 3 में हीट R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जबकि फार्मूला नंबर 2 में हीट डज नॉट डिपेंड अपॉन R है, ठीक है ना, हीट R पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है फार्मूला नंबर 2 में। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है भाई? रेजिस्टेंस हीट पे डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होकर के, या रेजिस्टेंस हीट पर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर के, या रेजिस्टेंस हीट पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर ये तीन कंडीशन दिख रहे हैं, तो कंफ्यूजन मत होइए, ये तीनों फार्मूले सही हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की सर्किट के लिए हैं, ठीक है ना। कभी कभी किसी सर्किट में, ठीक है, जो रेजिस्टेंस रहता है वो सीरीज में जुड़ा होता है, इसमें सीरीज में, और आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हो, ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें मालूम है कि करंट कांस्टेंट होता है, करंट यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर करंट कांस्टेंट कर दें, हम करंट को कांस्टेंट कर दें, टाइम 1 सेकंड ले लें, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा रेजिस्टेंस के। तो जिस सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा होता है, उस सर्किट में अगर आप हीट निकाल रहे हो तो वो हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। वैसे ही अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस मान लेते हैं पैरेलल जुड़ा है भाई, ऐसे पैरेलल जुड़ा है, तो पैरेलल अगर जुड़ा है तो उस वक्त हमें पता है कि तीनों रेजिस्टेंस यानी कि R1, R2, R3 ये तीनों पैरेलल है, लेकिन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा V-0, यानी कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल V रहेगा। तो इसका मतलब कि सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सब के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक। तो यदि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस वक्त सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये फार्मूला काम करेगा। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़ा हुआ है तो ये फार्मूला काम करेगा, क्योंकि V हो गया कांस्टेंट, क्योंकि V यूनिफॉर्म है, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड मान ले तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे आप, हीट उतना ही कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे हीट उतना कम होगा, लेकिन शर्त है सर्किट पैरेलल होना चाहिए, रेजिस्टेंस पैरेलल होना चाहिए, तब ये फार्मूला लगेगा। तो सीरीज में ये फार्मूला काम करेगा, पैरेलल में ये फार्मूला काम करेगा। ये फार्मूला कब काम करेगा? जब आपको रेजिस्टेंस न बताया जाए, ठीक है ना। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू न दिया हो, केवल करंट और वोल्टेज की वैल्यू दिया हो और आपसे हीट पूछ लेगा, तब आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों फार्मूले करेक्ट हैं, अलग अलग कंडीशन पर ये तीनों फार्मूले लगते हैं। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? यस सर। बाकी बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। चलिए V²/R इंटू T कब यूज करते हैं? हाँ बोलो बेटा। पहला वाला, तो पहला वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं? पहले वाले फार्मूले में गौर से देखो, पहले वाले फार्मूले में पहले देखो कौन कौन है। किसी भी फार्मूले को चेक करने का बड़ा आसान तरीका, इसमें डेटा कौन कौन सा है। तो इसमें सर वोल्टेज है, रेजिस्टेंस और टाइम है। टाइम की वैल्यू हम 1 मान ले, पर सेकंड की बात करें, अगर हम पर सेकंड की बात करें तो टाइम की वैल्यू 1 हो जाएगी, बच गया V और R। अब पोटेंशियल की बात करें तो कैसी सर्किट में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस सर्किट में, ठीक है। इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V-0, इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V-0, इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V-0।
मतलब तीनों के क्रॉस पोटेंशियल V है। इसका मतलब कि इस सर्किट में पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो हो गए दोनों कांस्टेंट, तो बच गया केवल R, मतलब हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R। यानी कि रेजिस्टेंस जितना बढ़ाओगे हीट कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि V तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला काम करेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हो जाएगा, उसमें करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट बढ़ेगा। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा रहेगा तो रेजिस्टेंस जब बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़ा रहेगा तो उस वक्त जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हीट कम हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके सर। कैलकुलेशन में, किसी कैलकुलेशन में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिया है, केवल वोल्टेज और करंट दिया है और हीट आपसे पूछ लिया, तो ये आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं बात केवल हीट की नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की एनर्जी की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी में हीट भी टाइप्स ऑफ एनर्जी है या वर्क डन है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हीट के लिए ज्यादातर फार्मूला हम ये यूज करते हैं I²RT, क्योंकि इसमें R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के। और सर्किट में सबसे ज्यादा हीट कब डेवलप होता है, जब सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हो, सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हो तो करंट हो जाएगा कांस्टेंट, तो उस वक्त ज्यादा हीट बनता है, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका हीटर है। हीटर में जो वायर होता है वो कॉइल के रूप में लगा होता है, हीटर में जो फिलामेंट होता है यस कॉइल के रूप में होता है। और उस कॉइल के अगर आप छोटे छोटे टुकड़े सोचे, उस कॉइल के छोटे छोटे टुकड़े सोचे तो सारे टुकड़े सीरीज में ही तो जुड़े हैं। नहीं आई बात समझ में? यस सर, अरे, समझ आ ये जो स्प्रिंग होती है ऐसी होती है, इस प्रकार से हमारा हीटर होता है। तो इस हीटर में जितने भी कॉइल होते हैं सब सीरीज में जुड़े हैं, रेजिस्टेंस सब छोटे छोटे टुकड़े सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें हीटिंग करनी है तो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना है, ठीक है। और अगर पैरेलल कोई कॉम्बिनेशन है, यानी आपके घर में जितने पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, ट्यूबलाइट होते हैं, बल्ब होते हैं, वो सब पैरेलल जुड़े होते हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। यानी कि सब इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट हैं, डिवाइसेस हैं, सबके क्रॉस वोल्टेज 220 वोल्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो उस खेल में रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीटिंग उतनी कम होगी। हीटिंग उतनी मतलब कि जितने बड़े इक्विपमेंट होंगे उसके रेशियो में हीटिंग जितना डेवलप होना चाहिए उससे कम होता है डेवलप, ठीक है ना। अब ये मत कहिएगा कि सर पंखे में तो ज्यादा हीट होगा, उससे ज्यादा हीट तो कूलर में वही बनता है, यकीनन। लेकिन कूलर की वैल्यू भी तो बहुत बड़ी है ना, कूलर की एनर्जी कंज्यूमिंग भी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन कंपेयर करेंगे तो हीट, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के बढ़ाने से हीट कम होता है। इतना अगर आप डीप जानकारी ले लियो 10th लेवल में बहुत है, ठीक है। ये तीनों फार्मूले करेक्ट है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। अलग अलग कंडीशन पर ये तीनों फार्मूले लगते हैं हीट के लिए, ये नोट कर लीजिए फट से। आप इन फार्मूले को नोट कर लीजिए, कहीं पर डाउट है तो मुझे बताइए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले। सर एक हाँ, चीज। बोलो। सर आपने जहाँ पे W=H=E लिखा है वहां पे सर आपने डिराइव कैसे किया है ये VIT वाली चीज? वो भी पर चेक कर लेते हैं। तो W या W मतलब वर्क डन, ये वर्क डन हीट के बराबर होगा, जितना वर्क सर्किट करेगा उतना ही हीट जनरेट होगा और वही एनर्जी भी होगा। अब आपको पता है क्या कि W क्या होता है भाई? W Q × V होता है। अभी भी पोटेंशियल के फार्मूले से अभी भी यस सर। ठीक है ना। देखो इसको, पोटेंशियल का फार्मूला क्या था? V = W/Q। तो यस सर। मैंने तो W = Q × V हो गया, ठीक है, Q × V हो गया। अब बस ऊपर नीचे टाइम का मल्टीप्लाई और टाइम से डिवाइड कर दिया मैंने, तो Q/T I होता है, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट ओके सर। चार्ज करेंट I × T। ये आ गया आपका वर्क डन, और यही वर्क डन आपका हीट बनता है, ठीक है ना। यस सर अंडरस्टूड। यही हो गया आपका I²RT। फिर इसमें ओम्स लॉ लगाकर के तीनों फार्मूले मैंने बना दिए। बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, यस सर। ठीक है ना। यस ठीक है, तो जैसे ही आपने हीट का फार्मूला निकाल दिया, यानी कि वर्क डन का फार्मूला निकाल दिया, ठीक है ना, वैसे ही आप पावर का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। पावर इसमें तो क्या होता है, कोई मुझे बताए? सर एनर्जी या वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम।
हाँ बिल्कुल, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर, क्लास 9 में हमने पढ़ा था, है ना बेटा? यस सर। डूइंग वर्क डन, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो तीनों टी है, इस टी को बस इसके नीचे कर दो, तो आपके पावर के भी फार्मूले बन जाएंगे। तो P इक्वल टू W बाई टी होता है, तो यहाँ से पहला फार्मूला पावर का बन जाएगा, P को नीचे करते ही V स्क्वायर बाई आर। दूसरा फार्मूला पावर का बन जाएगा, T को नीचे करें तो V आई, और थर्ड फार्मूला अगर T को नीचे करें तो पावर का फार्मूला बन जाएगा I स्क्वायर आर। तो पावर की ये तीन फार्मूले हमारे पास है, ठीक है ना? और एक बात बता दें, पावर की यूनिट होती है वाट, WATT, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रहे ये बात। और पावर की यूनिट वाट, स्केलर क्वांटिटी, पावर के तीनों फार्मूले याद रखिएगा। अलग अलग कंडीशन पर हम ये अलग अलग फार्मूले यूज करते हैं। पावर के केस में ये फार्मूला ज्यादा यूज होता है, P इक्वल टू VI।